So welcome to our next video, that is the next chapter, chemical kinetics. In the previous video we discussed the important questions of the chapter electrochemistry. So the first question from chemical kinetics, derive an expression for rate constant of zero order reaction. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 CHSE में, CBSE में भी एक बार पूछा गया है। तो ले लेते हैं, लेट अस कंसिडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, R becomes product, R हो गया हमारा रिएक्टेंट, P हो गया हमारा प्रोडक्ट। सो वी नो रेट इज इक्वल टू माइनस dr बाई dt। इसको बोलते हैं राइटिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो उसी हिसाब से हमने लिख लिया माइनस dr बाई dt। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन k इंटू आर टू द पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सो दैट इज r टू द पावर 0। वी नो r टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो हमारा आ गया रेट इज इक्वल टू माइनस dr बाई dt, दैट इज इक्वल टू k, r टू द पावर 0 बिकम्स 1। सो k इज इक्वल टू, सो रेट इज इक्वल टू माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू k, दैट इम्प्लाइज dr इज इक्वल टू माइनस k dt। dr को हमने एक साइड पे रख लिया, नेगेटिव साइन को उधर ले लिया, dt को भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, dr इज इक्वल टू माइनस के dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये जो हम निकाल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको पूछा होगा डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द आंसर विल बी सेम। आखिर में जो निकलता है हम इंटीग्रेट करके उसको निकालते हैं, so it is also called integrated rate equation or derivation of rate constant of zero order reaction. So integrating both the sides, dr का integration is equal to k constant है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन, so dr का इंटीग्रेशन r is equal to minus kt plus c। when t is equal to 0, r is equal to r0, हम ले लेते हैं अगर टाइम 0 हो जाता है, मतलब इनिशियल स्टेज ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 0, सो r विल बी r0। r क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, जिसको हम फाइनल कंसेंट्रेशन भी बोलते हैं, और r0 हो गया हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो हमने वैल्यू डाल दिया, अगर इक्वेशन 1 इसको दे दिया, इक्वेशन 1 क्या हो गया अभी, r0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। r हो गया r0 क्योंकि हमने इनिशियल स्टेज ले लिया, t हो गया 0, सो r0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी, मतलब c बन गया कितना, r0। उसका वैल्यू हमने डाल दिया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0, c के जगह पे क्या आ गया, r0 आ गया। सो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और हमको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y एक्सिस में क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x एक्सिस में क्या आ गया, t मतलब टाइम, तो हमारा डाउनवर्ड ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, माइनस के, व्हिच इज नेगेटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो अपवर्ड ग्राफ होता, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, इसलिए हमारा क्या आएगा, डाउनवर्ड ग्राफ आएगा। तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0 से हमने ग्राफ बना लिया। उसी इक्वेशन को अगर इधर लिख लेते हैं तो r0 इधर रह गया, r को इस साइड ले आते हैं तो वो माइनस हो जाएगा, के टी को उस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें मिल गया r0 माइनस r इज इक्वल टू के टी, के को एक साइड पर रख लिया, t को वहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो हो गया k इज इक्वल टू r0 माइनस r बाई टी, और t इज इक्वल टू r0 माइनस r बाई के। अगर रेट कांस्टेंट पूछा होगा, टाइम दिया होगा, तो इसी से निकाल सकते हैं। अगर टाइम पूछा होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, तो भी इसी से निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट और टाइम पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So next question is derive the expression for rate constant of a first order reaction।
पहले हमने जीरो ऑर्डर का कर लिया, फिर अभी देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का कैसे करेंगे, वैसे ही हो जाएगा। लेट अस कंसीडर तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dr बाय dt, दैट इज इक्वल टू k इंटू r टू द पावर 1। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए जीरो ऑर्डर में r टू द पावर 0 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा r टू द पावर 1 हो जाएगा। तो टी को इधर ले लेंगे, r को इधर टी के डिवाइड कर लेंगे, सो हो जाएगा 1/r dr इज इक्वल टू नेगेटिव उस साइड ले लेंगे, dt को उस साइड ले लेंगे, हो जाएगा माइनस k dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे हनुमान जी का भजन चल रहा है, जय बजरंग बली। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1/r dr का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस k dt का इंटीग्रेशन 1/r dr वी नो दैट इज ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस c। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ले लेंगे t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू r0। इनिशियल स्टेज हमने ले लिया, सो इक्वेशन 1 बिकम्स ln r0 इज इक्वल टू माइनस kt हो जाएगा 0 प्लस c, मतलब c हो गया कितना ln r0। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ln r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस c के जगह पे कितना आ गया ln r0। ये भी उसी टाइप से है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। सो ग्राफ करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, y एक्सिस में ले लिया हमने ln r, x एक्सिस में ले लिया हमने t, स्लोप नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्लोप इज इक्वल टू माइनस के नेगेटिव, और ये जो हाईएस्ट वाला पॉइंट होगा ये हो जाएगा ln r0। c जिसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है उसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। अभी t और k का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, सो ln r को इस साइड ले आएंगे, kt को उस साइड ले जाएंगे, तो बन जाएगा ln r0 माइनस ln r इज इक्वल टू kt। देख लो इतना समझ आ गया कि नहीं। फाइनल एक्सप्रेशन नेक्स्ट स्लाइड में निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पे ln r0 यहीं साइड इस साइड पे रहेगा, ln r को इस साइड ले आएंगे, kt को उस साइड ले लेंगे, तो हमारा बन गया ln r0 माइनस ln r, kt उस साइड चला गया तो बन गया kt। तो इसको यहाँ पे पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा मिल गया ln r0 माइनस ln r इज इक्वल टू kt, ln a माइनस ln b, इसको क्या लिख सकते हैं ln a बाय b इज इक्वल टू kt। हमको पता है ln ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ समथिंग,
अगर ln x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 2.303 टाइम्स द वैल्यू ऑफ log x, राइट। सो जो ln r0/r उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज 2.303 into log r0/r is equal to kt। सो दो इक्वेशंस बन जाएंगे। अगर k का वैल्यू निकालना चाहेंगे k विल बी इक्वल टू 2.303, t इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा log r0/r, और t का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो t विल बी इक्वल टू 2.303 by k log r0/r। ये बन गया हमारा दो इक्वेशन, k का वैल्यू निकल आया, t का वैल्यू निकल आया। इसको बोलते हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k का वैल्यू निकल गया, t का वैल्यू निकल गया। r0 here is initial concentration and r is equal to final concentration, और उसको बोल सकते हैं concentration after time t। So this is a 3 marks answer which has been asked in both CHSC and CBSE examinations। फर्स्ट ऑर्डर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस विल बी द आंसर। अगर पूछेगा कैलकुलेट और डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। CHSC में पूछा हुआ है जीरो ऑर्डर और 2020 CBSE में पूछा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। सो व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी केमिकल रिएक्शन टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब मान लो हमने पहले 100 ग्राम लिया हुआ था, तो 50 ग्राम होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हमने 200 ग्राम लिया हुआ था, तो 200 ग्राम का हाफ मतलब 100 ग्राम्स होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक, सो दिस इज द डेफिनेशन। हाफ लाइफ पीरियड इज डिफाइंड एज the time required by a chemical reaction to reduce the concentration of the reactant to half of its initial concentration। उसको हम T half से डिनोट करते हैं। It is denoted by T half। तो मान लिया हमने कि अगर R 0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, R हो गया हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, सो हम बोल सकते हैं जब टाइम हो जाएगा T half, सो R will be equal to R0/2। So the value of R or the final concentration of reactant will be the half of initial concentration। क्लियर है यहाँ तक सभी का? तो यहाँ पे पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा आ गया जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन और ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन। तो हमें पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू R0-R/K। ऑलरेडी हमने इसको डिराइव कर लिया है। सो हम क्या करेंगे, T के जगह पे T हाफ इनपुट कर देंगे। सो व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, द वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल टू R0/2। सो R0 माइनस R0/2, तो बच जाएगा R0/2 डिवाइडेड बाय K। सो T हाफ इज इक्वल टू R0/2K। सो इजी, कुछ नहीं, जो हमारा वैल्यू ऑफ टाइम या फिर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट हमने डिराइव किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसी इक्वेशन को डाल के T के जगह पे T हाफ डाल दिया हमने, और फाइनल कंसंट्रेशन जो कि R है उसके प्लेस पे हमने R0/2 डाल दिया। तो हमारा निकल आया T हाफ इज इक्वल टू
R0/2K. So there is a value of R0 in the value of T half. मतलब अगर R0 हम ज़्यादा ले लेंगे तो T half का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा. सो हमने यहाँ पे लिखा द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. हम अगर 1 kg लेंगे तो उसको 500 ग्राम करने में जितना टाइम लगेगा, अगर 200 ग्राम लेंगे उसको 100 ग्राम्स करने में उतना टाइम नहीं लगेगा. दोनों का टाइम डिफरेंस आएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे वैसा नहीं होगा. देखते हैं कैसे होता है फर्स्ट ऑर्डर का. फिर वैसे ही इक्वेशन हमको पता है T इज इक्वल टू 2.303/K log R0/R. तो हमने T के जगह पे T हाफ डाल दिया. 2.303/K log R0 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना हो जाएगा R0/2. सो ये टोटल आ गया हमारा 2. सो यहाँ पे हम T हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 0.693. सो वी डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K. यहाँ पे R0 का कोई मेंशन नहीं है T हाफ में, तो हम बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. फर्स्ट ऑर्डर के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लाइफ पीरियड से कोई लेना देना नहीं है. मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे 1 किलो ले लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसको 500 ग्राम होने में जितना टाइम लगेगा, अगर 20 ग्राम लेंगे 20 ग्राम्स ओनली, उसको 10 ग्राम्स करेंगे हाफ लाइफ पीरियड, उसी का भी उतना ही टाइम लगेगा. ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप लोग थोड़ा मार्क कर लो. यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड एंड वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. आते हैं अगले क्वेश्चन पे. वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज़ करके ये क्वेश्चन हमें बनाना है, ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है. पूछा हुआ है प्रूव दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for 90% completion. मतलब ये पूछ रहा है कि आप प्रूव करो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 99% रिएक्टेंट को कंज्यूम होने में जितना टाइम लगता है, दैट विल बी डबल ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन और 90% कंजप्शन. सो हम क्या कर लेंगे, दोनों का निकाल लेंगे. T 99% लिख लेंगे, T 90% लिख लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे. देखते हैं क्या आंसर आता है. तो यहाँ पे हमने आराम से लिख लिया T 99% इज इक्वल टू 2.303/K log. मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100, 99% कंप्लीट, मतलब कितना बच गया 1% बच गया. तो यहाँ नीचे हमने कितना डाल दिया 1. सो हमारा आ गया log 100. log 100 का वैल्यू इज इक्वल टू 2. सो T 99% इज इक्वल टू 2.303/K इंटू 2. यहाँ पे लिख लिया हमने T 90% 2.303/K log इनिशियल हो गया, मतलब मान लो 100, तो बचा रहेगा कितना 10, क्योंकि 90% कंप्लीट हुआ है. सो द रिमेनिंग विल बी 10. log 100/10 इज इक्वल टू log 10 दैट इज इक्वल टू 1. सो T 90% इज इक्वल टू 2.303/K. सो ये हो गया 2.303/K इंटू 2 और ये हो गया 2.303/K. तो आराम से क्लियर से आपको दिख रहा है, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो फाइनल कितना आ जाएगा 2 गुना आ जाएगा. सो हमने डिवाइड कर लिया T 99% डिवाइडेड बाई T 90%, दोनों के वैल्यू डाल दिए. 2.303/K दोनों में कॉमन है तो कट गया, दैट इज इक्वल टू 2. सो प्रूव्ड दैट T 99% इज इक्वल टू 2 इंटू T 90%. सो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लो. फिर ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन CBSE में भी पूछा हुआ है, उसको देख लेते हैं. नोट डाउन कर लिया होगा आपने. CBSE में पूछा 2023 में प्रूव दैट T 75% इज इक्वल टू 2 T हाफ.
टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ पीरियड। तो वो पूछा हुआ है कि एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप प्रूव करो कि 75% कंजप्शन के लिए जितना टाइम लगता है वो हाफ लाइफ पीरियड का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बस उसी हिसाब से करना है, दोनों के वैल्यूज़ लिख लेने हैं, फिर उनको डिवाइड कर देना है, देखना है आंसर कितना आता है। टी 75% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100/25। 75% कंजप्शन हो गया, मतलब 25 बचा रहा है, ठीक है। सो log 4 का वैल्यू हमें पता है 2 इंटू लॉग 2। टी हाफ आ गया, टी हाफ का मतलब टी 50%। सो 2.303 बाई के लॉग 100/50। 50% कंजप्शन हुआ है, मतलब 50% इज रिमेनिंग। सो यहाँ पे हमारा आ गया 2.303 बाय लॉग 2। तो ऊपर आ गया 2.303 इंटू 2 इंटू लॉग 2, नीचे आ गया 2.303 बाई के इंटू लॉग 2। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, दोनों को अगर डिवाइड कर लेंगे हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो टी 75% बाई टी 50%, दोनों के वैल्यू डाल दिए, सब कट गया, क्या बच गया, 2 ही बच गया। सो टी 75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ फॉर ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज प्रूव्ड। तो यहाँ पे पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एक पूछा हुआ है कि इफ ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 10 minutes, how long will it take for 75% completion? इस तरह के क्वेश्चन बोथ CHSE और CBSE में पूछा हुआ है। दोनों में ये पूछा हुआ है कि मान लो कोई भी दे देगा, ठीक है, 40% के लिए इतना टाइम है, 60% के लिए निकालो, 25% के लिए इतना टाइम है, 75% के लिए निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने परसेंटेज कंप्लीशन के लिए हमें टाइम दिया रहेगा उसको डाल के पहले के का वैल्यू निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जौन सा पूछा हुआ होगा टाइम, उसमें के का वैल्यू डाल देंगे, फिर हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 20% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100/80। 20% खत्म, मतलब बचा रहेगा कितना, 80। सो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी 20% लॉग 100/80 इज इक्वल टू 5/4। तो के को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, टी 20% को इधर ले आए, ठीक है। सो के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी 20% दिया हुआ है, दैट इज 10 मिनट्स इन द क्वेश्चन, इनटू लॉग 5/4 अगर क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर मैंने कैलकुलेटर में डाल के यहाँ पे इनपुट कर दिया 0.097, दैट इज इक्वल टू 0.022 मिनट इनवर्स। मैंने बहुत बार बोला है, फिर एक बार बोलूँगा, कोई भी न्यूमेरिकल करो, कोई भी वैल्यू डालो, उसको हमेशा यूनिट के साथ डालो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट मतलब मिनट को पकड़ के रखेंगे, मिनट ऊपर चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। सो द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.022 मिनट इनवर्स। फिर 75% कंप्लीशन के लिए इक्वेशन लिख लेंगे, टी 75% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100/25। 75% कंप्लीशन मतलब 25 बचा रहेगा, तो यहाँ पे log 4 आ जाएगा। 2.303 बाय के का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा इतना आता है, टी 75% इज इक्वल टू 63.025 मिनट्स। क्लियर है, एक कंप्लीशन दिया हुआ है टाइम और दूसरे कंप्लीशन का पूछा हुआ है, तो हमने क्या कर लिया, जिस भी कंप्लीशन का टाइम दिया हुआ है उससे के का वैल्यू निकाल लिया और के का वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में इनपुट करके टाइम निकाल लिया। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सी हाउ इट्स डन नाइसली एंड वेरी इजीली, ठीक है। सो कभी कभी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर कौन सा टॉपिक इजी है और कौन सा टॉपिक हार्ड है, तो मैं ये बस बोलना चाहूँगा, टॉपिक कोई सा भी इजी और हार्ड नहीं होता। हाउ वी इंटरप्रेट द टॉपिक, हाउ मच टाइम वी गिव टू स्टडी दैट टॉपिक, दैट मेक्स द टॉपिक डिफिकल्ट और इजी फॉर यू। कोई भी टॉपिक अगर आराम से ध्यान से पढ़ोगे
तो वो टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा। टाइम नहीं दोगे, ठीक है, तो वो टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो ईजी और हार्ड इज़ नॉट इन द टॉपिक, इट्स ऑन योर एफर्ट्स। सो कीप योर एफर्ट्स गुड एंड योर रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिफाइन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन 2-3 बार डिफरेंस के हिसाब से पूछा हुआ है। CHSE में 2023 में पूछा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को सिर्फ डिफाइन करो, उसका डेफिनेशन लिख दो, 1-1 मार्क्स के लिए। 2021 CBSE में उसने पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, पूरा डिफरेंस पूछ लिया। तो हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। सो व्हाट इज़ ऑर्डर? ऑर्डर हमें पता है, जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे, उसके जो पावर होंगे, उनको अगर सम करेंगे, मिलाएंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, ठीक है। सो द डेफिनेशन इज, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ और रेट इक्वेशन। रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स रहेंगे, उनके जो पावर होंगे, उनको सम करेंगे, सो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। इसको हम थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली ही हमको पता चलेगा। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। और इसको हम इक्वेशन देख के थियोरेटिकली बता सकते हैं। सो इट इज़ अ थियोरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बाकी और क्या डिफरेंस है? इट में भी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शन। हमने देखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, सी। सो जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है किसी ऑर्डर का वैल्यू, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। सो दिस कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, दिस कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। हाफ मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन होकर रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये ऑब्वियसली हमेशा क्या आएगा? होल नंबर ही आएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। और इट इज़ द डिटरमाइंड फ्रॉम रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। ऑर्डर हमें कहाँ से मिलता है? रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन से मिलता है। मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से मिलती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से मिलती है। जो भी मान लो कोई भी रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में हो रहा है, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो उसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, उसके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक। तो हमें ये रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन से मिलता है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से मिलता है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। यू कैन नोट इट डाउन, इफ क्वेश्चन कम्स यू कैन राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट ए नोट और आरएनएस थ्योरी। ये पूछा हुआ है हमारे 2022 CBSE में। सो आरएनएस थ्योरी ये बताता है कि रिएक्टेंट्स, उनका जो एनर्जी वो थोड़ा बढ़ के कोई एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। So first reactants are converted into activated complex and then that activated complex is converted into products। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से कम होगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से कम ही होगी, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन में हमने वही लिखा। आरएनएस थ्योरी स्टेट्स दैट इन ए केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और उसी प्रोडक्ट को, उसी ट्रांजिशन स्टेट को
हम इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर आ गया एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे ग्राफ पे आप देख सकते हो, ये अगर रिएक्शन आगे जा रहा है ये हो गया एनर्जी। तो यहाँ पे है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो कि इंक्रीज होके एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचता है, उसको हम बोलते हैं ETH, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस इज द हाइएस्ट एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, which is the energy of activated complex. ओके, सो यहाँ पे जाके फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट एक्टिवेट हो रहा है और उसके बाद केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जितनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेट करने के लिए रिएक्टेंट्स को, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। It is denoted by EA and mathematically EA is equal to ETH minus ER। थ्रेशोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट का एनर्जी जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। सो आरएनएस इक्वेशन पे आते हैं। सो दिस इक्वेशन गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। आरएनएस इक्वेशन हमको किस किस के अंदर रिलेशन देगा, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर, इन तीनों को लेकर एक इक्वेशन बनता है, दैट इज K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस A बाय RT। सो यहाँ पे चारों जो टर्म्स हैं उसके मीनिंग लिख लिए। व्हाट इज A? A इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E हमने पढ़ लिया, एक्टिवेशन एनर्जी, T इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। So this is the value of universal gas constant. So this is called Arrhenius equation. यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो इसको। फिर हम ln ले लेंगे। What is ln? ln is called natural logarithm. अगर हम log लेते हैं तो उसका वैल्यू होता है 10, अगर हम ln लेते हैं उसका वैल्यू होता है e, उसका बेस होता है e. So taking natural logarithm on both sides, ln k is equal to ln a plus ln e to the power e by RT. ln of the whole thing is equal to ln of this thing plus ln of this thing. तो हमने यहाँ पे लिख लिया उसको बस, ln k is equal to ln a plus ln e. ln and e are inverse of each other. जैसे log और 10 are inverse of each other, वैसे ही ln और e inverse of each other. दोनों अगर साथ होंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। सो ln k is equal to ln a minus e by RT. सो ln k is equal to ln a minus e by RT. यहाँ पे अगर ln को हम log में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ समथिंग, यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, कुछ भी हमें पता है ln x इज इक्वल टू 2.303 इंटू log x, राइट। सो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2.303 नीचे डिवाइड हो गया। सो log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 RT। तो उसको हम लिख सकते हैं इज इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू log k, m इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय 2.303 r और t हो जाएगा 1 बाय टी, सॉरी x हो जाएगा 1 बाय टी। तो हमने यहाँ पे ग्राफ कर लिया, y एक्सिस में क्या ले लिया हमने log k, x एक्सिस में क्या ले लिया हमने 1 बाय टी, स्लोप क्या हो गया माइनस ई ए बाय 2.303 r, सो द स्लोप इज नेगेटिव, हेंस द ग्राफ इज डाउनवर्ड। और c का वैल्यू हो गया log a, ये जो वैल्यू होगा यहाँ पे टच करेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे log a। इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप
ऑफ द ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t। ये याद रखो, अगर log k दिया हुआ है, 1/t दिया हुआ है, तो हो जाएगा -EA/2.303R। अगर ln k वर्सेस 1/t पूछा होगा, याद रखो हमेशा दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ln k वर्सेस 1/t पूछा होगा तो क्या हो जाएगा, -EA/R हो जाएगा, 2.303 नहीं रहेगा। अगर log k वर्सेस 1/t है तो हो जाएगा -EA/2.303R। तो यहाँ पे पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, दिस इज आरएनएस इक्वेशन एंड द ग्राफ ऑफ आरएनएस इक्वेशन बिटवीन log k एंड 1/t which has a slope of -EA/2.303R। चलते हैं अगले स्लाइड पे। सो टेकिंग टू कंडीशंस, हमने दो कंडीशंस ले लिए। एक ले लिया हमने log k1 दैट इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303R T1, और दूसरा कंडीशन हमने ले लिया log k2 इज इक्वल टू log a माइनस EA/2.303R T2। हम दोनों को माइनस कर देंगे, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू ये टोटल माइनस दिस टोटल। तो उसको फाइनल अगर आगे सॉल्व करेंगे, आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, आराम से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख लिया है डायरेक्ट, लेकिन खुद इसको सॉल्व करना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। इसको माइनस करना, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू दिस वन टोटल माइनस दिस वन टोटल। log a विल बी कैंसल्ड आउट, और इसको अगर निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है। देखना आएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है, मैं आपको पूरा पेज में करके दूंगा, हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सो log k2/k1 इज इक्वल टू EA/2.303R T2 minus T1 divided by T1 T2. So this is the equation when we take two different conditions for applying RNS equation। और इसी इक्वेशन से न्यूमेरिकल एक पूछा हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम में, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर वो वाला देख लेते हैं कैसे आया है न्यूमेरिकल। सो दिस इज द न्यूमेरिकल आस्क्ड इन 2019 CHSE। वो दिया हुआ है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर दिस मच एंड दिस मच रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ है, ठीक। तो हमने लिख लिया, लेट T1 इज इक्वल टू 500 केल्विन। अगर टेम्परेचर 1 हो गया 500 केल्विन, तो उसी टेम्परेचर में जो हो जाएगा K, उसका वैल्यू हो जाएगा K1। सो T1 हो गया 500 केल्विन, K1 हो गया 0.025 सेकेंड इनवर्स, T2 हो गया 700 केल्विन, K2 हो गया 0.075 सेकेंड इनवर्स। डाल दिया हमने इक्वेशन, log k2/k1 इज इक्वल टू द होल इक्वेशन। तो वैल्यू डालते हैं, K2 के जगह पे डाल दिया हमने 0.075 सेकेंड इनवर्स, 0.025 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स कैंसल्स आउट, दिस मच बाय दिस मच इज इक्वल टू 3। सो log 3 इज इक्वल टू 0.477, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाकी आ गया EA/2.303, R का वैल्यू हमने डाल दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनटू यहाँ पे T2 माइनस T1, 700 माइनस 500 दैट इज इक्वल टू 200 केल्विन, एंड नीचे 700 केल्विन इंटू 500 केल्विन दैट इज इक्वल टू 3500 और 20 केल्विन इंटू केल्विन। तो यहाँ पे देखो, इस केल्विन को इस केल्विन के साथ मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे फिर केल्विन इन्वर्स और केल्विन है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, जूल पर मोल, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EA को इसी साइड में रखेंगे, बाकी सबको लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, EA इज इक्वल टू, ठीक है, EA वाला टोटल हो गया है कितना, 0.477। तो मैंने लिखा EA इज इक्वल टू 0.477, नीचे है 2.303, उस साइड ले लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया 2.303, ये भी नीचे ही है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 8.314 जूल पर मोल, यूनिट के साथ मैंने लिखा, इनटू 3500 भी नीचे है, उसको ले लेंगे ऊपर, और ये वाला जो 2 ऊपर बचा हुआ है उसको डिवाइड कर लेंगे। तो फाइनल अगर आंसर निकालेंगे तो आता है 15,983.077 जूल पर मोल। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे,
किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 15.983 किलो जूल पर मोल। सो ये आपको दिख रहा होगा डिफ़िकल्ट, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आसानी से कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। पढ़ाई करो, अभी तो एग्ज़ाम निकल आया है, ठीक है। 2-3 दिन के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। मैं एक के बाद एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी मेरे से हो सके, ठीक। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। बार बार मैंने बोला है कि ज़िंदगी में बोर्ड एग्ज़ाम एक ही बार आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से निकालना है, ठीक। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।